नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेनली न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, मगर उसके कुछ यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स भी होते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है जो आजकल ओल्ड एज में मोस्टली लोगों में देखने को मिल जाती है। कई ऐसे ओल्ड एज के लोगों को आपने देखा होगा जो रास्ते पे धीरे-धीरे आपको छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुए दिख जाते हैं, बहुत ही धीरे-धीरे सारे काम करते हैं और हाथों में अक्सर उनके कंपन होता रहता है। जो कंपन होता है वो कंटिन्यूअस हो जाता है, कभी भी वो रेस्टिंग टाइम में भी होता है, चाहे वो कोई काम कर रहे हों, चाहे नहीं कर रहे हों, तब भी वो हाथ में कंपन होता रहता है जिसको कि ट्रेमर्स भी कहते हैं। तो हम लोग आज ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज़, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये एज के साथ देखने को मिलता है, यंग एज में भी मिलता है लेकिन बहुत ही अनकॉमन है यंग एज में। मेनली ये ओल्ड एज में देखने को ही मिलता है और ये मेनली जो बेसल गैंग्लिया होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है, वहाँ पे जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, कई तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में हमारे सारे फंक्शंस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं। उनमें से एक न्यूरॉन्स होते हैं जिनका नाम होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। तो उनके डीजनरेशन से ये पार्किंसंस डिजीज़ जो होती है वो एक दिमागी तौर पे होने वाली, नर्व में होने वाली बीमारी है, जो कि ओल्ड एज में मोस्टली देखने को मिलती है। तो जो ये सिम्पटम्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के, उनको 2 तरीकों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो उसको मोटर जो सिम्पटम्स होते हैं वो मोटर सिम्पटम कहते हैं उनको, और दूसरा जो पार्ट है वो नॉन मोटर सिम्पटम्स हैं। तो जो मोटर सिम्पटम्स होते हैं उसमें मेनली ब्रैडीकाइनेसिया, जो कि मैंने बताया कि धीरे-धीरे हर काम को करना, नॉर्मल जो स्पीड होती है काम करने की, जैसे ग्लास को उठाना है मेज़ से, तो नॉर्मली हम हाथ ले जा कर के उठा लेंगे और पानी पी लेंगे। वैसा नहीं कर पाते हैं पेशेंट, ये धीरे-धीरे हाथ को ले जाएँगे ग्लास के पास और धीरे-धीरे उस ग्लास को पकड़ेंगे, फिर धीरे-धीरे उठाएँगे, तो ये करने में उनको लगभग 1 से 2 मिनट लग जाता है। तो ब्रैडीकाइनेसिया होता है उनको। दूसरा रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं कि कोई काम चाहे कर रहे हों, चाहे नहीं कर रहे हों, लेकिन उनके हाथ हमेशा इस तरीके से शेक करते रहेंगे, ऐसे-ऐसे-ऐसे। बहुत ही फाइन ट्रिमर्स होते हैं, वो देखने पे आराम से आपको पता लग जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है कि वो थोड़ी-सी रिजिडिटी उनमें होती है बॉडी में, थोड़ा-सा जो है इस टाइप में होता है कि लगता है कि बिल्कुल रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं पेशेंट्स, ठीक है? जो नॉन मोटर सिम्पटम्स होते हैं, उसमें आता है पहला तो जो जनरलाइज़्ड बॉडी के सिम्पटम्स होते हैं। पहला तो कॉन्स्टिपेशन हो गया कि भाई नॉर्मली जब पार्किंसन डिज़ीज़ नहीं थी इनको तो नॉर्मल स्टूल पास करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हार्ड स्टूल हुआ हो या ऐसा कुछ। लेकिन पार्किंसन डिज़ीज़ होने के बाद जो बॉवल होती है, उसमें भी थोड़ी-सी डोपामाइन की कमी की वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है। दूसरा सिम्पटम्स होता है लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्पटम्स, जो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड है। तो लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्पटम्स का मतलब होता है कि पेशाब में दिक्कतें आना। तो कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं पेशाब में। जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है यूरिन में प्रॉब्लम होने का, तो उसी के लिए आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेनली। और कुछ डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है पेशेंट को। पार्किंसन डिजीज़ जो पेशेंट होता है, जिनको होता है, उनमें कुछ डिप्रेशन वगैरह भी आ सकता है, कुछ ऑटोनॉमिक सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, मूड चेंजेस हो सकते हैं, तो ये सारे नॉन मोटर सिम्पटम्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्पटम्स जिसको लट्स भी कहते हैं, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जो सिम्पटम्स होते हैं मेन। एक तो स्टोरेज सिम्पटम्स होता है, एक होता है वॉइडिंग सिम्पटम। जो स्टोरेज सिम्पटम होता है उसमें भी मेनली 3 सिम्पटम्स आते हैं। पहला तो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि यूरिन का बार-बार लगना। पेशेंट 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो दिन में नॉर्मली हम लोग 3 से 4, 5, 6 बार यूरिन पास करते हैं। बट जो पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट होगा वो 8 बार, 10 बार, 12 बार, इवन 20 बार भी जा सकता है। दूसरा होता है अर्जेंसी, यानी कि आप बाथरूम तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, इतनी तेज़ यूरिन आपको लग रही है। तो पेशेंट जो पार्किंसन डिज़ीज़ का होता है, उसको अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है यूरिन में, तो वो अर्जेंसी के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तीसरा होता है नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया का मतलब होता है कि रात को बार-बार उठना। नॉर्मली एक जो नॉर्मल इंसान होता है जिसको पेशाब में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है पेशाब से रिलेटेड, तो रात में वो 1 बार उठता है यूरिन पास करने के लिए। लेकिन जो पार्किंसन डिज़ीज़ वाला पेशेंट होगा जिसको कि नॉक्ट्यूरिया के सिम्पटम्स होंगे, तो वो पेशेंट रात में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार भी उठ सकता है। तो नॉक्ट्यूरिया भी एक सिम्पटम होता है। उसके बाद जो स्टोरेज सिम्पटम्स होते हैं, वो यूरिन के अंदर इकट्ठा होने की वजह से होते हैं, तो ये सारे स्टोरेज सिम्पटम्स थे। दूसरा जो आता है वो वॉइडिंग सिम्पटम्स। वॉइडिंग सिम्पटम्स में मेनली मेनली जो होता है वीक स्टीम होता है कि जो धार होती है पेशाब की वो पतली हो जाती है। तीसरा इंटरमिटेंसी हो सकता है दूसरा। तो इंटरमिटेंसी का मतलब होता है कि यूरिन बार-बार पेशाब, एक बार आप यूरिन का फ्लो स्टार्ट करते हैं यूरिन पास करने के लिए, तो बीच-बीच में 3 से 4, 5 बार पेशाब रुक रही है, बार-बार आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है यूरिन पास करने का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है? तीसरा हो सकता है स्ट्रेनिंग हो, तो जो है
थोड़ा पेशेंट स्ट्रेन करके यूरिन पास करता है। नॉर्मली हम लोग का जो एफर्टलेस होता है यूरिन पास करना, वो स्ट्रेनिंग के साथ करना पड़ता है पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को। चौथा जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि पेशेंट जो होता है उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं यूरिन पास करके आया हूँ, लेकिन मेरा ब्लैडर पूरी तरीके से या पेशाब की थैली पूरी तरीके से खाली ही नहीं हो पाई है। तो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के भी सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो क्या लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्पटम्स या फिर ये जो पेशाब वाले सारे सिम्पटम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, जो पेशेंट होता है पार्किंसन डिजीज़ का, वो एक ओल्ड एज पेशेंट होता है, मोस्टली 50-60 साल 70 साल की एज के होते हैं। तो ऑलरेडी वो इतना कुछ अपनी बॉडी उनकी जो है इस तरीके से हो चुकी होती है, सारा जो यंग एज में सारी चीज़ें होती हैं वो हम फिर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ओल्ड एज में। तो ऑलरेडी उनकी बॉडी इस तरीके से बन चुकी होती है कि बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा बीमारियाँ वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उस पेशेंट को इस एज में 60-70 साल की एज में पार्किंसन डिजीज़ है, जिसको वो झेल रहा है। उसके बाद अगर उसको साथ ही साथ ये लोअर यूनिट रेट सिम्पटम्स भी आ जाते हैं, तो उसको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या बर्डन आएगा उसके? पहला तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी जो हैम्पर्ड है पार्किंसन डिजीज़ और ओल्ड एज होने की वजह से, उसमें और प्रॉब्लम आएगी। लाइफ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और ज़्यादा गिरेगी इस पेशेंट की। दूसरी ये कि रात में बार-बार उठना पड़ेगा उसको, तो स्लीप डिप्राइवेशन होगा, वो सो नहीं पाएगा ठीक से। तो जब वो सो नहीं पाएगा तो अगले दिन वो एनर्जेटिक नहीं रहेगा, हमेशा वो फटीग में रहेगा। तो ओवरऑल बॉडी में हमेशा फटीग बना रहेगा, थका-सा रहेगा। तो वो पेशेंट के साथ हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो पेशेंट को फटीग होगा, वो थका रहेगा, अगले दिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तीसरा ये कि कोई भी ओल्ड एज पेशेंट अगर रात में बार-बार उठेगा, लाइट बुझी हुई है कमरे की, तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओल्ड एज में नॉर्मली, जिनको पार्किंसन डिजीज़ नहीं होता है उनको भी। बट पार्किंसन डिजीज़ में जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी चलने-फिरने में दिक्कत होती है, छोटे-छोटे स्टेप्स, थोड़ा-सा वो उसका जो है बैलेंस भी गड़बड़ होता है पेशेंट का, तो बार-बार अगर रात में यूरिन पास करने उठेगा नॉक्ट्यूरिया की वजह से, तो उसकी वजह से गिरने के चांसेस, फॉल के चांसेस बढ़ेंगे, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा ये कि यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो बार-बार हॉस्पिटल में एडमिशन भी करवाना पड़ सकता है, तो एडमिशन का जो रेट है वो भी पार्किंसन डिजीज़ विद लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्पटम्स में बढ़ जाएगा। ठीक है? तो जो पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा पार्किंसन डिजीज़ का विद लोअर यूनिट रेट सिम्पटम्स आता है, तो उसको इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम उनको करा कर के क्लासिफ़ाई करते हैं कि पेशेंट सिर्फ़ पार्किंसन डिजीज़ विद लोअर यूनिट रेट सिम्पटम्स है, या फिर लोअर यूनिट रेट सिम्पटम्स जो हैं वो पार्किंसन डिजीज़ की वजह से ना होकर के किसी और कॉज़ की वजह से हैं। तो हम वो सारे कॉज़ को जो है क्लासिफ़ाई करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमने करा ली, सीबीसी करा दी, किडनी का फंक्शन करा लिया, यूरिन का एग्जामिनेशन रूटीन और कल्चर करा लिया, अल्ट्रासाउंड केयूबी करा लिया, प्रॉपर हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, एक ब्लैडर डायरी करवा करके देख लिया और पीवीआर करा करके देख लिया। ये सारी चीज़ें, पीवीआर का मतलब होता है पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि यूरिन पास करने के बाद अंदर कितना यूरिन रुकता है, वो जो है उसका असेसमेंट पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने करा ली, उसके बाद फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि जो पेशेंट को लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो कहीं स्टोन डिजीज़ की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, या यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रखा है उसकी वजह से तो नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई मैलिग्नेंसी हो, साइटोलॉजी वगैरह करा करके देख लेते हैं, कोई मैलिग्नेंसी यूरिन ट्रैक्ट की हो उसकी वजह से तो नहीं आ रहे हैं, या फिर बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक जो है एनलार्जमेंट हो रखा है पेशेंट को प्रोस्टेट की वजह से, ये सारे सिम्टम्स जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं इस एज में, उसकी वजह से तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ निकलती है तो हम उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं और फिर आगे वो इवेलुएट करते हैं। पार्किंसन डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अपना चलता रहता है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों की वजह से नहीं है, प्योर पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट है जिसको लिवर यूनाइटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? फिर हम उसको कुछ टेस्ट कराते हैं, उन टेस्ट को जो है फ़ोकस्ड यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसके बाद हम क्लासिफ़ाई करते हैं पेशेंट को। तो उन टेस्ट में आता है, पहला तो यूरोफ्लोमेट्री आता है, यूरोडायनामिक टेस्ट आता है, पोस्ट वाइडल रेज़िडुअल वॉल्यूम असेसमेंट आता है, ब्लैडर डायरी आता है। इन टेस्ट के बेसिस पे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पेशेंट के क्या सिम्पटम्स हैं और क्या रिज़ल्ट निकलता है टेस्ट का। तो पहला जो पार्किंसन डिज़ीज़ विद लोअर यूनिटेड सिम्पटम पेशेंट हो सकता है, उसका क्या होगा कि जो यूरोडायनेमिक टेस्ट है, यूडीएस जिसको कहते हैं, यूरोफ्लोमेट्री है और पीवीआर है, सब कुछ नॉर्मल आएगा, पीवीआर कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, इनको एक तो वेट एंड वॉच पॉलिसी में रख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी देने के बाद फिर हम उनको फिर से रीअसेस कर सकते हैं ओपीडी में बुला करके। इसके अलावा इनमें कुछ नहीं करना है, बाकी पार्किंसन जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट ऐसे चलता रहेगा। दूसरी कैटेगरी जो पेशेंट्स की आएगी उसमें ये होगा कि पेशेंट को यूरोडायनेमिक टेस्ट में ओवर एक्टिव ब्लैडर निकला है। दूसरा, साथ में उसके जो पीवीआर है वो इनसिग्निफिकेंट है और
पीवीआर इनसिग्निफिकेंट होने के साथ-साथ यूरोफ्लोमेट्री भी नॉर्मल है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेनली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है 2 तरीकों में उपलब्ध है आज के टाइम में। एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, एक बीटा-3 एगोनिस्ट ड्रग होती हैं। तो इन दोनों ड्रग को जो पेशेंट के लिए सही रहेगी वो चीज़ें देख करके, साइड इफेक्ट्स देख करके वो प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। अगर फिर भी उसको लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्पटम्स बने रहते हैं तो हम उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन आता है जो उसका इंट्रा डेट्रूसर इंजेक्शन भी दे सकते हैं एंडोस्कोपिकली। ये लीस्ट इन्वेजिव मेथड होता है, इसके हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो उसको इंट्रा डेट्रूसर इंजेक्शन भी हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को रीअसेस करेंगे। अगर पेशेंट को रीअसेस करने के बाद आराम मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ होता है तो कॉम्प्लिकेशन को फिर हम आगे ट्रीट करेंगे। तीसरी कैटेगरी जो पेशेंट की आएगी वो होगी ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा पेशेंट को। ओवर एक्टिव ब्लैडर होने के साथ-साथ उसको पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि मोर देन 100 ml। तो अगर उसको पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम भी मोर देन 100 ml होगा, साथ में ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो पहले तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए जैसा मैंने बताया कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग या बीटा-3 एगोनिस्ट हम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो पीवीआर मोर देन 100 ml आ रहा है उसके लिए अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद पेशेंट को हम रीअसेस करेंगे। अगर इन केस पीवीआर और बढ़ता है या फिर पेशेंट के अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी में सूजन आती है, यूरेटर में सूजन आती है, या क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता है, या फिर पेशेंट का पेशाब अचानक से रुक जाता है, इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तो उस केस में अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम उसको पेशाब की नली या कैथेटराइजेशन कर देंगे, और बाद में फॉलो अप में उसको क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन सिखा देंगे कि वो अपने आप पेशाब की एक नली डाल करके अपनी ब्लैडर खाली करता रहे 3 से 4 बार दिन में, और उससे उसको सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अगर इमरजेंसी में आता है तो जैसा मैंने बताया कि तुरंत कैथेटराइजेशन करना होता है, पेशाब बिल्कुल से अगर रुक जाती है तो। इसके बाद जो है चौथी जो कैटेगरी थी उसमें एक तो पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं होगा यूरोडायनेमिक स्टडी में, सिर्फ पीवीआर होगा 100 ml से ज़्यादा। अगर पीवीआर उसका 100 ml से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि फिर से अल्फा ब्लॉकर थेरेपी देंगे। अगर अल्फा ब्लॉकर से आराम नहीं होता है, वही पुरानी कंडीशन आती है कि यूरिन और ज़्यादा रुकता है, अचानक से पेशाब रुक जाती है, पीवीआर बढ़ जाता है, या अपर ट्रैक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, तो हम उसको कैथेटराइजेशन कर सकते हैं या क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन पे भी डाल सकते हैं। तो जो ये ड्रग्स हैं मेनली जो आती हैं हमारी ड्रग्स, वो अल्फा ब्लॉकर्स में मेनली जो ड्रग्स हैं उसमें टैमसुलोसिन हम लोग ज़्यादा देते हैं, सिलोडोसिन आती है, ये सारी ड्रग्स हैं। बीटा-3 एगोनिस्ट में मीरा बेग्रॉन करके आती है, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। और जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं उसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन दे सकते हैं हम लोग, फ्लेवोक्सेट दे सकते हैं, टॉल्टेरोडीन दे सकते हैं, उसके बाद फिर डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ये सारी ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं जिनको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स हैं। ट्रीटमेंट से फ़ायदा क्या होगा पेशेंट को, एक तो जो डिजीज़ बर्डन है उसका वो कम होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी इम्प्रूव करेगी, और साथ ही साथ पेशेंट जो है एक अच्छी लाइफ को, अपने जो बची हुई लाइफ है 30 साल 20 साल, वो अच्छे से जी पाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।